आधुनिक विश्व के इतिहास में आपका पुनः स्वागत है। पुनर्जागरण के अंतर्गत हम 3 भागों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें पुनर्जागरण का अर्थ, पुनर्जागरण के कारण और पुनर्जागरण की कुछ विशेषताएं थी, उनका अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम पुनर्जागरण के चौथे भाग में पुनर्जागरण के क्या क्या प्रभाव पड़े उनके ऊपर अध्ययन करेंगे और प्रथम प्रभाव के रूप में हम साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा उसका अध्ययन हम करेंगे। पुनर्जागरण के प्रभावों को हम इस स्लाइड के इस रेखा चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। हम पुनर्जागरण के प्रभाव को कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में विभाजित करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। कला के क्षेत्र में कला की विभिन्न विधाओं में, जैसे चित्रकला के क्षेत्र में, स्थापत्य कला और मूर्ति कला में हमें पुनर्जागरण के प्रभाव स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसी प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में भी अनेक विज्ञान की शाखाओं में पुनर्जागरण का प्रभाव हुआ, जैसे खगोल शास्त्र में, चिकित्सा शास्त्र में, प्रौद्योगिकी में और गणित के क्षेत्र में पुनर्जागरण के प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण के क्या प्रभाव हुए। साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण के प्रभावों को हम स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्या क्या परिवर्तन आया साहित्य के क्षेत्र में, उसको हम इन विभिन्न हेडलाइंस के माध्यम से समझ सकते हैं। मोटे रूप में साहित्य के क्षेत्र में जो परिवर्तन आया, वो पहला परिवर्तन दिखाई हमें देता है, स्थानीय या स्वदेशी भाषाओं का विकास हुआ। दूसरा, विषय वस्तु में परिवर्तन आया। तीसरा, शैलीगत परिवर्तन आया, यानी शैली के क्षेत्र में हमें परिवर्तन दिखाई देता है। और चौथा, भाषाओं के वैज्ञानिक आधार का विकास पुनर्जागरण काल में हुआ। स्थानीय या स्वदेशी भाषाओं का विकास पुनर्जागरण से पहले लैटिन भाषा का बोलबाला था। साहित्य के क्षेत्र में अधिकतर साहित्य लैटिन में लिखा जाता था, जबकि लैटिन एक बोलचाल की भाषा नहीं थी। पुनर्जागरण के बाद लैटिन के स्थान पर स्थानीय बोलचाल की भाषाओं में साहित्य का सृजन हुआ। ये बहुत इम्पोर्टेंट परिवर्तन है। जैसे इटालियन में इटली की भाषा इटालियन में, इंग्लैंड की भाषा अंग्रेजी में, फ्रांस की भाषा फ्रेंच में, जर्मनी की भाषा जर्मन में, स्पेन की भाषा स्पेनिश में साहित्य का सर्जन होना शुरू हुआ। और अनेक साहित्यकार हुए जिन्होंने अपनी स्थानीय भाषाओं में बड़े बड़े और महान ग्रंथ लिखे, जैसे दांते, पेट्रार्क, बोकासियो। इन्होंने इटालियन में साहित्य का सर्जन किया। इसी प्रकार चौसर, शेक्सपियर आदि अनेक विद्वानों ने अंग्रेजी भाषा में, रेबलास, माउंटेन, मार्सिग्लियो आदि ने फ्रेंच में साहित्य का सर्जन किया। तो ये एक बड़ा परिवर्तन हमें पुनर्जागरण काल में दिखाई देता है, अर्थात देशज भाषाओं का विकास हुआ। अब साहित्य का सर्जन देशज भाषाओं में किया जाने लगा। दूसरा परिवर्तन हमें दिखाई देता है वो विषय वस्तु के क्षेत्र में परिवर्तन। विषय अर्थात जिसके ऊपर किसी विधा का सर्जन किया जाए। जैसे यदि कोई चित्रकार झरने का चित्र बनाता है तो झरना उसका एक विषय हो गया। अगर कोई चित्रकार प्रकृति का ऊपर चित्र बनाता है तो प्रकृति एक उसका विषय हो गया। इसी प्रकार पुनर्जागरण से पहले अधिकतर जो साहित्य थे वो धर्म के ऊपर लिखे जाते थे। ईसा मसीह, ईसा के जीवन से संबंध में, ईसा या ईसाई धर्म के सिद्धांतों, उसकी फिलोसफी के संबंध में, अर्थात साहित्य के सर्जन का केंद्र बिंदु धर्म था। परंतु पुनर्जागरण के समय, पुनर्जागरण के बाद अब ये विषय परिवर्तित होने लगा। धर्म आधारित साहित्य के स्थान पर मानवतावादी, व्यक्तिवादी
और आलोचनात्मक प्रधान साहित्य लिखा जाने लगा। उदाहरण के लिए जैसे डिवाइन कॉमेडी है, डिवाइन कॉमेडी और इन द प्रेज ऑफ फॉली, इन पुस्तकों में व्यंग्य और हास्य के माध्यम से तत्कालीन जो समाज में फैली अव्यवस्थाओं, भ्रष्टाचार, धार्मिक कर्मकांडों की आलोचना की गई है। तो एक विषयगत परिवर्तन हमें पुनर्जागरण के समय, पुनर्जागरण के बाद हमें साहित्य के क्षेत्र में दिखाई देता है। एक तीसरा परिवर्तन जो था वह शैलीगत परिवर्तन। पुनर्जागरण से पहले साहित्य की जो सामान्यतः दरबारी जो शैली थी कविता की, उसमें साहित्य का सृजन होता था, परंतु पुनर्जागरण के बाद में साहित्य की अनेक विधाओं में साहित्य का सृजन हुआ। जैसे कविता में अनेक नए पदों का सृजन हुआ, नाटक के क्षेत्र में श्रृंगार का प्रभाव बढ़ा, गद्य साहित्य या जिसे हम कथा साहित्य कहते हैं उसका विकास हुआ। तो अब शैलीगत परिवर्तन भी हमें पुनर्जागरण के बाद में दिखाई देता है साहित्य में। एक और अन्य परिवर्तन, नई भाषाओं के वैज्ञानिक आधार का विकास हुआ। वैज्ञानिक आधार यानी किसी भाषा को हम एक वैज्ञानिकता प्रदान करें। कोई भी अगर भाषा का कोई सिद्धांत बनता है तो वो तार्किक हो, वैज्ञानिक हो, उसे बार बार अगर हम रिपीट करें समान परिस्थितियों में तो उसका परिणाम समान आए। इस प्रकार का एक वैज्ञानिक आधार देने का प्रयास स्थानीय भाषाओं में किया गया, जैसे इटालियन में, अंग्रेजी में, फ्रेंच में, और उनके परिणाम स्वरूप उनका एक वैज्ञानिक शब्दकोश तैयार किया गया, जिससे कि शब्दों के अर्थ में परिवर्तन अलग अलग भावों के हिसाब से या अलग अलग व्यक्ति उसको अलग अलग नहीं समझें, एक ही शब्द का एक भाव उनको दिखाई दे, इस प्रकार से वैज्ञानिक शब्दकोश तैयार किया गया। तो इस प्रकार स्थानीय देशी भाषाओं का वैज्ञानिक आधार भी इस पुनर्जागरण के बाद में मिलना उनको प्रारंभ हुआ। ये भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। अब हम अलग अलग देशों के प्रसिद्ध साहित्यकार और उनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इटालियन से। इटली चूँकि पुनर्जागरण का केंद्र बिंदु था और इसलिए वहाँ पर बड़ी मात्रा में साहित्य का सर्जन किया गया। इटली के साहित्यकारों में हमने यहाँ प्रतिनिधि साहित्यकारों को लिया है, जिसमें दांते, पेट्रार्क और बोकाशियो बहुत उल्लेखनीय हैं। शुरुआत हम दांते से करते हैं क्योंकि माना जाता है कि दांते, कुछ विद्वानों की मान्यता है कि दांते की रचनाओं से ही पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। कुछ लोग पेट्रार्क की रचनाओं से हम पुनर्जागरण की शुरुआत मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार दांते की रचनाओं में जो विषय वस्तु है वो प्राचीन है, उसमें आधुनिकता का पुट कम है, परंतु पेट्रार्क में की रचनाओं में आधुनिकता का अधिक प्रभाव है। इसलिए कुछ लोग पेट्रार्क की रचनाओं से पुनर्जागरण की शुरुआत मानते हैं, परंतु जैसा कि सर्वमान्य मत है, हम दांते से ही शुरुआत करते हैं। दांते एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान था। उसने डिवाइन कॉमेडी, वीता नोवा और द मोनार्किया नामक पुस्तकें लिखी। दांते कविताओं के लिए प्रसिद्ध था और इटालियन में इसने बड़ी मात्रा में कविताएं लिखी, इसलिए इसे फादर ऑफ इटालियन पोइट्री भी कहा जाता है। इसकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी में एक काल्पनिक जगत का वर्णन है, जिसमें वह नरक, पाप मोचन स्थल और स्वर्ग की यात्रा करता है, और इस यात्रा में उसने उन स्थलों का विस्तृत वर्णन उसमें किया है। इसी प्रकार वीता नोवा का अर्थ नया जीवन होता है। ये एक प्रकार का प्रेम गीतों का संग्रह है, जिसमें दांते ने नवीनता का पुट प्रदान किया है। मोनार्किया एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें प्राचीन रोमन साम्राज्य की स्थिति का वर्णन किया गया है। इसमें दांते ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा अधार्मिक विषयों में राजा की शक्ति यानी राज्य की शक्ति की सर्वोच्चता का समर्थन किया है। तो चूँकि यहाँ पर ऐसा विषय था जिसमें चर्च या पोप के स्थान पर राजा की सर्वोच्चता का उसने समर्थन किया था, इस कारण
पोप और उसके जो समर्थक हैं उन्होंने इसे पोप विरोधी माना और फलस्वरूप इसकी इस किताब के ऊपर मोनार्किया के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया और इसे सार्वजनिक रूप से इसे जलाया भी गया। परंतु मोनार्किया में जिस व्यवस्था का वर्णन किया गया है वो आगे जाकर बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। दूसरा जो महत्वपूर्ण साहित्यकार था वो था पेट्रार्क। पेट्रार्क, जैसा कि हमने पीछे अध्ययन किया है, ये मानववाद का पिता कहा जाता है और इसका मुख्य कारण यही है कि इसके लेखन में मानववादी विचारों को प्रभुता से स्थान दिया गया है, इसलिए इसे मानववाद का पिता कहा जाता है। इसके अलावा पेट्रार्क मानववादी लेखन के साथ साथ अपने सोनेट्स और जीवनियों के लिए विख्यात है। सोनेट एक प्रकार की कविता का रूप होता था। इसने एक पुस्तक लिखी फैमिलियर लेटर्स के नाम से। इसमें उसने जो प्राचीन जो कवि थे, होमर, लिवी, सिसरो आदि, इनके साथ काल्पनिक पत्राचार किया है और उस पत्राचार को ही एक पुस्तक रूप में उसने प्रकाशित करवाया जो फैमिलियर लेटर्स के नाम से जानी जाती है। पेट्रार्क ने अपनी कविताओं में लोक रुचि, प्राचीन सभ्यता के प्रति लगाव को प्रदर्शित किया है और धर्म के स्थान पर प्रकृति तथा मानव के हर्ष एवं विषाद के विषयों को कविता का विषय बनाया है। यहाँ पर आप देखिएगा कि पेट्रार्क की जो कविता का विषय थे वो अधिकतर मानव और मानव के उत्थान, मानव के क्रियाकलापों से संबंधित था, इसलिए ही पेट्रार्क मानववादी लेखक माना जाता है और इसके द्वारा उसने धर्म के स्थान पर मानव के उत्थान से संबंधित रचनाएं अपने पुस्तकों में, अपनी कविताओं में उसने की। तीसरा मुख्य जो उल्लेखनीय साहित्यकार था वो था बोकासियो। बोकासियो पेट्रार्क का शिष्य था। कहते हैं कि दांते और पेट्रार्क ने पुनर्जागरण की शुरुआत का प्रतिनिधित्व किया, जबकि बोकासियो एक ऐसा व्यक्ति था, ऐसा साहित्यकार था जिसने पुनर्जागरण का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व किया, अर्थात इसमें वो सभी समस्त गुण विद्यमान हैं जो एक पुनर्जागरणकालीन साहित्यकार में होने चाहिए। इसने मुख्य रूप से जो अपनी रचनाएं हैं वो कहानी के रूप में लिखी, यानी एक कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध है और इसीलिए इसे इटालियन गद्य का पिता कहा जाता है। इसकी सबसे प्रसिद्ध कहानी डेकामेरॉन है। डेका एक यूनानी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है 10 गुना यानी 100। इसकी डेकामेरॉन सर्वश्रेष्ठ रचना है। यह 100 कहानियों का संग्रह है और इन कहानियों में उसने इटली के साम्राज्य समाज के नैतिक भ्रष्टाचार का वर्णन किया है। मानव प्रेम एवं दया का संदेश उसने इन कहानियों में दिया है और इन्हीं कहानियों में उसने उस समय यूरोप में फैले भयंकर रोग ब्लैक डेथ का भी वर्णन किया है। इसके अलावा डेकामेरॉन के अलावा बोकासियो ने एक और किताब लिखी जिसका नाम है जीनियोलॉजी ऑफ द गॉड्स। इस पुस्तक में उसने ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित किया है। अंग्रेजी साहित्यकारों में हम शुरुआत करते हैं जोफ्रे चौसर से। चौसर को बेसिकली अंग्रेजी कविता का पिता कहा जाता है और इसने लंबी कविताएं जिन्हें सोनेट्स कहा जाता है वो लिखी। इसके अलावा उसने एक पुस्तक है कैंटरबरी टेल्स, वो लिखी है और इस प्रकार उसने अपने इन लेखकों में, इस पुस्तकों में और इन अपनी कविताओं में प्रकृति प्रेम और मानव के जो स्वतंत्र विचार हैं उनका वर्णन इसमें किया है। थॉमस मूर बहुत विख्यात विद्वान था। बेसिकली यह विधि और धर्मशास्त्र का ज्ञाता था। उसने एक पुस्तक लिखी है यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है आदर्श स्थिति। उसने इंग्लैंड के समाज में फैली बुराइयों और उनकी आर्थिक कमियों का वर्णन किया है और इस पुस्तक में उसने ये बताया है कि एक आदर्श समाज किस प्रकार से होना चाहिए, कैसा हो सकता है और एक आदर्श राज्य के सिद्धांत कैसे होने चाहिए।
चूँकि उसमें इतनी आदर्श बातों का समावेश किया गया है जिन्हें प्राप्त करना विद्वान मानते हैं कि संभव नहीं है। इसलिए कई बार आधुनिक बोलचाल की भाषा में भी जो चीज़ें संभव नज़र नहीं आती उसे कहा जाता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो यूटोपिया है। तो ये यूटोपिया आज भी एक ऐसी स्थिति को संकेत करता है जिसे प्राप्त करना असंभव नहीं है। इसलिए क्योंकि उसमें जिस समाज का वर्णन किया गया है वो पूर्ण आदर्श समाज है। जिस राज्य के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है वो पूर्ण आदर्श सिद्धांत हैं जिनको व्यवहारिक जीवन में उनका होना, उस प्रकार से उनका पालन करना संभव नहीं है। बेकन मूल रूप से निबंधकार था और उसके निबंध पूरी तरह से तार्किक हैं। अपने लेखन में उसने तर्क, प्रमाण और अनुभव पर बहुत ज़्यादा बल दिया है और उसने कहा कि केवल और केवल आप किसी बात को, किसी तथ्य को तभी स्वीकार करें जब वो तर्क पर सही प्रमाणित हो और जिसे प्रमाण से सिद्ध किया जा सकता हो। और उसके निबंधों में कहा जाता है कि ज्ञान भरा पड़ा है, बहुत ज्ञानी पुरुष बेकन था और उसके ज्ञान के परिणाम स्वरूप मानव के मस्तिष्क को उसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। माना जाता है कि मानव मस्तिष्क को जितना बेकन ने प्रभावित किया उतना किसी ने भी नहीं किया। तो बेकन पुनर्जागरण काल का बहुत प्रसिद्ध विद्वान और निबंधकार था। विलियम शेक्सपियर के बारे में हम में से अधिकतर लोगों ने सुन रखा है। शेक्सपियर अपने समय के सर्वश्रेष्ठ कवि और नाटककार थे। शेक्सपियर के ग्रंथों में मानव स्वभाव के कमोबेश सभी पहलुओं का सजीव और प्रभावशाली वर्णन किया गया है। उसने अनेक ग्रंथ लिखे जिनमें सुखांत और दुखांत नाटक और काव्य भी शामिल हैं। उनकी रचनाओं की संख्या बड़ी लंबी है। यहाँ पर कुछ रचनाओं का उल्लेख हम कर सकते हैं। जैसे प्रसिद्ध नाटक उसके ऐतिहासिक नाटक, और कुछ विद्वान उनकी कृतियों को अलग अलग कैटेगरी में भी विभाजित करते हैं। जैसे ऐतिहासिक नाटक है, दुखांत नाटक है, सुखांत नाटक है या लघु काव्य हैं। ऐतिहासिक नाटकों में रोमियो जूलियट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव लंबर्स लॉस्ट और इस प्रकार के कुछ अन्य नाटक शामिल हैं। तो शेक्सपियर ने अंग्रेजी साहित्य की, कहा जाता है कि बड़ी सेवा की। अंग्रेजी को समृद्ध बनाने में जितना योगदान शेक्सपियर का है उतना किसी भी विद्वान का माना नहीं जाता। एज यू लाइक इट, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, मैकबेथ, हैमलेट उसके बड़े प्रसिद्ध नाटक रहे हैं। एडमंड स्पेंसर एक अन्य व्यक्ति था जो विद्वान होने के साथ साथ क्लासिकल और मानववादी विचारों का एक समन्वयक था। उसके जो विचार थे वो मानववादी तो थे, परंतु वह क्लासिकल विचारों से भी प्रभावित था। उसका मानववाद क्लासिकल जो थॉट्स थे उनसे प्रेरित था। उसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है फेयरी क्वीन। इस पुस्तक में उसने नायक के माध्यम से जीवन के संघर्षों का वर्णन किया है और अंततः ये सिद्ध किया है कि नैतिक मूल्यों की ही विजय होती है। तो इस प्रकार अंग्रेजी के इन उल्लेखित साहित्यकारों के अलावा और भी बहुत सारे साहित्यकार हुए जिन्होंने पुनर्जागरण में अनेक रचनाएं रची। फ्रांसीसी साहित्यकारों ने भी बहुत फेमस रचनाएं लिखी हैं। फ्रांसीसी साहित्यकारों में हम 3 प्रतिनिधि साहित्यकारों को यहाँ लेते हैं। पहला है रेब्लास। रेब्लास ने अपनी रचनाओं में हास्य तथा व्यंग्य के माध्यम से पुरातनवादिता, धार्मिक अंधविश्वास और कट्टरता की कड़ी आलोचना की है। उसकी पुस्तक है जिसका नाम हीरोइक डीड्स ऑफ गार्गंतुएल एंड पेंटाग्रुएल है, बड़ी प्रसिद्ध हुई है। और इस पुस्तक में उसने कुछ नवीन जो बातों को समावेश किया है, इस कारण उसकी इस पुस्तक को नया संदेश भी कहा जाता है।
उस के लेखन का मुख्य मूल मंत्र था प्यास, और अधिक प्यास, बौद्धिक प्यास, नैतिक प्यास, अनुभव और यथार्थ की प्यास। अर्थात वो लगातार नवीनता को प्राप्त करना चाहता था, नवीनता की तरफ बढ़ना चाहता था, नई नई विचारों, नई नई विधाओं को स्वीकार करने की, और वो निरंतर प्रयासरत रहता था। इसी कारण रेबलास को एक नया संदेश देने वाले व्यक्ति माना जाता है। मॉन्टेन, जिस प्रकार से बेकन एक प्रसिद्ध निबंधकार था, उसी प्रकार फ्रेंच में, फ्रांसीसी भाषा में, फ्रेंच में जो निबंध लिखे उनमें मॉन्टेन बहुत उल्लेखनीय है। बेसिकली निबंधकारक और विचारक था। उसने अनेक निबंध लिखे जो शासन व्यवस्था पर, शिक्षा पर, युद्ध पर और मित्रता पर आधारित रहे हैं। उसके लेखन में कहा जाता है कि कुछ ऐसी बातें थी जिनका आगे जाकर वोल्टेयर ने उसे विस्तृत रूप दिया। इसलिए मॉन्टेन को वोल्टेयर का अग्रगामी माना जाता है। मॉन्टेन ने जो मध्यकालीन व्यवस्थाओं का बड़ा कड़ा प्रतिरोध किया, और वह मध्यकालीन जो पुरातनपंथी और जड़ता रूपी जो विचार थे उन्हें बिल्कुल स्वीकार नहीं करता था, और वह नए विचारों की जो मान्यताओं पर विशेष जोर देता था। इसलिए कहा जाता है कि यह विश्व का प्रथम आधुनिक व्यक्ति था। इसे विश्व का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। मार्सिग्लियो भी फ्रांस का एक प्रसिद्ध साहित्यकार था जिसने डिफेंडर ऑफ पीस नामक पुस्तक लिखी। इन प्रतिनिधि देशों के साहित्यकारों का अध्ययन करने के बाद हम चर्चा करते हैं अन्य देशों के कुछ विशिष्ट साहित्यकारों के विषय में। इनमें सबसे उल्लेखनीय व्यक्ति था इरेस्मस। ये हॉलैंड का रहने वाला था और मानववादी साहित्यकार था। इसने एक पुस्तक लिखी है जो विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तकों की लिस्ट में शामिल है, और इस पुस्तक का नाम है इन द प्रेज ऑफ फॉली, यानी मूर्खता की प्रशंसा। इस पुस्तक में उसने धार्मिक जीवन के खोखलेपन, अंधविश्वासों, धनलोलुपता, शासकों और धर्माधिकारियों के अज्ञान पर व्यंग्य किया है। उसने हास्य और व्यंग्य को आधार बनाकर तत्कालीन समाज, तत्कालीन धर्म और तत्कालीन जो धार्मिक विचार थे उनके ऊपर कड़ा प्रहार किया है। और इसलिए माना जाता है कि जितना ज़्यादा नुकसान पोप और चर्च के जो अंधविश्वासों को नहीं पहुंचाया मार्टिन लूथर ने, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान इस इरेस्मस के मजाकिया कथनों ने पोप को और उसके चर्च के अंधविश्वासों को पहुंचाया। तो ये प्रेज इन द प्रेज ऑफ फॉली बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, और सामान्यतः इरेस्मस पर प्रतियोगी परीक्षाओं में और अन्य परीक्षाओं में एक प्रश्न तो ज़रूर पूछा जाता है। एक और प्रसिद्ध साहित्यकार था जो स्पेन का रहने वाला था, सर्वेंटीज। उसने एक पुस्तक लिखी है डॉन क्विक्जॉट। इस पुस्तक में उसने सामंती जीवन पर व्यंग्य किया है और ये बताया है कि मानव को मूर्खतापूर्ण और झूठी कहानियों से किस प्रकार से परिचित कराकर उनसे बचने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। सर्वेंटीज की बहुत सारी उक्तियाँ बड़ी प्रसिद्ध हैं, और उनमें से कई सारी तो आज भी साहित्य में बोलचाल में बड़ी मात्रा में प्रयुक्त होती है। जैसे हर कुत्ते का भी दिन होता है, खीर के स्वाद का प्रमाण केवल खाने में है, और एक से पंखों के पंछी एक साथ रहते हैं। ये वस्तुतः उसकी जो गागर में सागर भरने वाली बात है, उसकी विविधता इनमें भरी हुई है। इसका मतलब है कि एक से पंखों के पंछी एक डाल पर रहते हैं या एक साथ रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक जैसे विचारों के लोग एक साथ मिल ही जाते हैं, चाहे उनको कितना भी अलग अलग आप करें। तो इस प्रकार आज के इस टॉपिक में हमने अध्ययन किया कि साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आया पुनर्जागरण में, और अनेक
देशों के जो प्रसिद्ध साहित्यकार कौन कौन से और उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी और उनकी पुस्तकों में किस प्रकार तत्कालीन जड़ता और अंधविश्वासों पर प्रहार किया गया और किस प्रकार नवीनता रूपी विषयों को प्रमुखता से स्थान दिया गया। आशा है ये टॉपिक आपको आपके ज्ञानवर्धन में सहायक सिद्ध हुआ होगा। धन्यवाद।